हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। बच्चे, हम एसएफएम अमेंडमेंट एंड रिवीजन सीरीज की आज नेक्स्ट क्लास करेंगे। एसएफएम अमेंडमेंट एंड रिवीजन सीरीज। फॉरेक्स की ही बातों से स्टार्ट करेंगे फिर से। आज भी जो चर्चा होगी वो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ही होगी। रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने फॉरेन एक्सचेंज से कुछ नई बातें पेपर में पूछी हैं। सर, क्या वो डायरेक्टली सिलेबस में है? बच्चे, सीए फाइनल में सब सिलेबस में होता है। जो आ गया वो सिलेबस में है, बात खत्म। क्योंकि अब आ गई हैं तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका हैंडआउट है, जो भी अमेंडमेंट को एडिशनल क्वेश्चंस का हैंडआउट है। ये सारे चैप्टर्स के एडिशनल क्वेश्चंस हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। हम पहले ये वाला टॉपिक उठाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। आज हम सबसे पहले टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग ऑलरेडी हमने काफी क्वेश्चंस इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के क्लास में कर रखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर लिए, काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। सर, अब आप नया क्या कराओगे? बच्चे, रिसेंटली नवंबर 20 के एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर सम पूछा था। सर, ये क्या है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू? बच्चे, ये सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में होता था। न्यू कोर्स में अगर आप पूरा कोर्स रीड करेंगे तो दिखता नहीं है, पर न्यू कोर्स में क्योंकि इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग है तो इंस्टीट्यूट को लगता है कि कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कुछ भी पेपर में डाला जा सकता है। जो कैपिटल बजटिंग में होता है, इंस्टीट्यूट को लगता है कुछ भी पेपर में डाला जा सकता है। और उसी में से ही एक नया कॉन्सेप्ट पेपर में आया, दैट इज एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। नया मतलब न्यू कोर्स के लिए नया था, ओल्ड कोर्स में हम करते थे। ये रिसेंटली ग्रुप 2 में हुआ करता था, ग्रुप 2 से हटा दिया गया। ग्रुप 2 मतलब सीए इंटर ग्रुप 2 में होता था, वहां से इसको हटा दिया गया और सीए फाइनल में एपीवी पूछ लिया गया। बच्चे देखो, क्योंकि कैपिटल बजटिंग है तो इंस्टीट्यूट कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेता है। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग है तो पूरे का पूरा सवाल डॉलर में पूछ लेगा, बस, इससे और क्या। वैसे तो आपको पता है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, होम करेंसी अप्रोच, फॉरेन करेंसी अप्रोच, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हम तो एक नई चीजें डिस्कस करेंगे कि इसमें नया क्या बात थी। हम लोगों ने एनपीवी पढ़ा हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा हुआ है, बट उसी का ही बड़ा भाई समझ लो एपीवी, जो इंस्टीट्यूट ने पेपर में पूछा। और क्योंकि पेपर में आ गया है हमें एपीवी को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में तो वैसे ही चलेगा, होम करेंसी अप्रोच है या फॉरेन करेंसी अप्रोच है, वो नया नहीं है। डिसीजन लेने के तरीके, जैसे डिसीजन एक एनपीवी के बेस पे होता है, आईआरआर के बेस पे होता है, फिर सीए इंटर में पढ़ते थे पे बैक पीरियड के बेस पे होता है, एआरआर के बेस पे होता है। उसी तरह से एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, कौन सा? एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एक एक्स्ट्रा टेक्निक आपके साथ डिस्कस करनी है। कैपिटल बजटिंग में देखो, दो चीजें चाहिए होती हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने के लिए। पहला कैश फ्लोज, दूसरा डिस्काउंट रेट। तो इस चीज में कोई अंतर थोड़ा ना है। मैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में कोई चेंज नहीं बोल रहा हूं। कैपिटल बजटिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन लेने के लिए हम बड़े सारे टेक्निक्स को यूज करते हैं, उनमें से एक एक्स्ट्रा टेक्निक डिस्कस करनी है। हमने जो क्लास में क्वेश्चंस करे सीए फाइनल में ज्यादातर एनपीवी वाले होते हैं। एक एक्स्ट्रा टेक्निक है, दैट इज एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आ गई बात?
सो मैं एक दो क्वेश्चंस अपनी तरफ से करा दूंगा लिखवा के, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन भी कर लेंगे जो आपके पेपर में पूछा गया था। क्लियर है? सो हेडिंग बनाइए जी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू एपीवी। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा कि एग्जैक्टली ये एपीवी होता क्या है। बच्चे, हम लोगों ने एनपीवी पढ़ा हुआ है, कैसे निकालते हैं एनपीवी। मैं फिर बात कर रहा हूं, मैं कैपिटल बजटिंग नहीं समझा रहा, मैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग नहीं समझा रहा। ये टॉपिक सिर्फ उसी को समझ में आएगा जिसको ऑलरेडी ये सब चीजें आती हैं, है ना, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो एनपीवी क्या था? पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। इसका मतलब एनपीवी निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। पहले चाहिए होते हैं कैश फ्लोज और दूसरा चाहिए होता है क्या? डिस्काउंट रेट। फिर हमने वैल्यूएशन चैप्टर में डिस्कस किया था कैश फ्लोज दो तरह के होते हैं, एक एफसीएफएफ और दूसरा एफसीएफई, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। मतलब फर्म के हाथ में कैश फ्लोज, फर्म बोले तो डेट एंड इक्विटी होल्डर्स, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में कैश फ्लोज एफसीएफई। FCFF is discounted using KO and FCFE is discounted using the KE। ये बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है वैल्यूएशन के टॉपिक में कि अगर फर्म के हाथ में कैश फ्लोज हैं तो डिस्काउंट रेट भी फर्म के हाथ में होता है, बिकॉज जैसे कैश फ्लोज वैसा डिस्काउंट रेट। और अगर इक्विटी के हाथ में कैश फ्लोज हैं तो डिस्काउंट रेट भी इक्विटी के हाथ में ही होता है, और इक्विटी का डिस्काउंट रेट होता है क्या? K। क्लियर हो गई बात? फिर हमने पढ़ा हुआ है KO क्या होता है? वेटेड एवरेज ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो इक्विटी का वेट प्लस इंटू के और डेट का वेट इंटू के डी, यही होता है केओ। अब यहीं पे एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपको प्रोजेक्ट लगाने के लिए 1000 करोड़ रुपया चाहिए, प्रोजेक्ट लगाने के लिए 1000 करोड़ रुपया चाहिए। अब वो 1000 करोड़ आपने डिसाइडेड किया है कि हम 800 करोड़ का तो इक्विटी रेज करेंगे और 200 करोड़ का हम डेट लेंगे। 800 करोड़ का इक्विटी रेज करेंगे, 200 करोड़ का हम डेट लेंगे। तो क्योंकि आप प्रोजेक्ट इक्विटी और डेट से फाइनेंस कर रहे हैं तो कैश फ्लोज फर्म के हाथ में निकाले जाएंगे। फर्म के हाथ में कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज डेट और इक्विटी होल्डर्स के हाथ में कैश फ्लोज निकालने हैं, ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। और डिस्काउंट रेट भी क्या होगा? के होगा। अब ध्यान से सुनना, डेट मान लो रीपेबल इन इंस्टॉलमेंट है, डेट इज रीपेबल इन इंस्टॉलमेंट। अब ध्यान से समझो समस्या क्या आती है कि आपने आज केओ निकाल लिया, इक्विटी का वेट 80%, डेट का वेट 20%, यहां से दिख रहा है 80-20। पर क्या ये डेट का वेट 20 ही रहेगा कि कम होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे आप डेट वापस करते रहोगे आपके डेट का वेट चेंज होता चला जाएगा। जबकि पूरे के पूरे कैपिटल बजटिंग में हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। जब भी हम एनपीवी निकालते हैं तो हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं जो केओ आज निकल आया वही केओ चलता रहेगा और उसी केओ पे हम लोग डिस्काउंटिंग करते चले जाते हैं। सो एनपीवी के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर डेट रीपे हो रहा है इंस्टॉलमेंट्स में, देखो अगर तो डेट लास्ट में रीपे हो रहा है, प्रोजेक्ट के लास्ट में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। या डेट परपेचुअल है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। परपेचुअल मतलब डेट वापस ही नहीं करना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर एनपीवी बहुत बढ़िया है। बट सोचो अगर डेट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट डेट रीपे हो रहा है तो क्या आपका जो शुरू में केओ आया, क्या पूरे प्रोजेक्ट के 5 साल के दौरान केओ वही रहेगा? जी नहीं, केओ चेंज हो जाता है। जबकि एनपीवी निकालते टाइम इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। बस इसी एनपीवी की खामी को सुधारने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया, किसका? एपीवी, जिसका नाम है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाई वी नीड एपीवी, कि हमें एपीवी की जरूरत पड़ेगी क्यों। सो एपीवी के अंदर इस खामी को सुधारा जाता है
एनपीवी का आंसर सही नहीं माना जाएगा अगर आपका डेट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, रीपे हो रहा है। और अगर डेट लिया है तो ज्यादातर डेट किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में पे होता चला जाता है। एपीवी और एनपीवी का आंसर सेम आएगा अगर डेट में कोई रीपेमेंट ना हो तो। मैं प्रूव कर दूंगा इस बात को कि एपीवी और एनपीवी का आंसर सेम आएगा अगर डेट में कोई रीपेमेंट नहीं हो रही तो। बट अगर डेट में रीपेमेंट हो रही है तो एपीवी और एनपीवी का आंसर कभी भी सेम नहीं आ सकता। सो मैं अपने क्वेश्चन के जरिए इस बात को प्रूव कर दूंगा कि अगर रीपेमेंट है तो एपीवी और एनपीवी का आंसर हमेशा, अगर रीपेमेंट नहीं है डेट की तो एपीवी और एनपीवी का आंसर सेम आता है। क्लियर हो गई बात? सो अभी तक मैंने सिर्फ इतना समझाया है कि व्हाई वी नीड एपीवी, कि एनपीवी में एक छोटी सी कमी होती है। हालांकि हमने अभी तक इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के सारे सम एनपीवी पे करे, इवन सीए इंटर में भी हमने एनपीवी करा, पर अब पता लगा कि एनपीवी में छोटी सी दिक्कत होती है। एपीवी उस दिक्कत को सुधारेगा। ठीक है सर क्या करना है एपीवी में? ध्यान से सुनिएगा कि एपीवी क्या करता है। एपीवी कहता है स्टेप 1 में ये मान के एनपीवी निकालो कि डेट है ही नहीं। कैलकुलेट एनपीवी लिखना नहीं है, मैं बाद में लिखवाऊंगा। कैलकुलेट एनपीवी एज इफ देयर इज नो डेट, मतलब पूरा प्रोजेक्ट मान के चलो कहां से फाइनेंस किया हुआ है, इक्विटी से। तो ये एनपीवी निकालने के लिए हमें दो चाहिए, कैश फ्लोज, और हमें चाहिए क्या, डिस्काउंट रेट। सुनते चले जाइए बस। एपीवी क्या करता है? एपीवी कहता है स्टेप 1 में कि आप पहले एनपीवी निकालिए और ये मान के निकालिए कि डेट नाम की कोई चीज है ही नहीं। मतलब ये जो कैश फ्लोज होंगे ये अनलीवर्ड कैश फ्लोज होंगे। अनलीवर्ड मतलब इसमें इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अनलीवर्ड कैश फ्लोज, लीवर्ड क्या होता है? जिसमें ब्याज कंसिडर होता है। अनलीवर्ड कैश फ्लोज होंगे और ये कैश फ्लोज क्योंकि इक्विटी मान के बनाया गया तो डिस्काउंट रेट भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होगा, एंड सच कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड यूजिंग द अनलीवर्ड केई। सो स्टेप 1 में अनलीवर्ड कैश फ्लोज को अनलीवर्ड केई पे डिस्काउंट करके एनपीवी निकालिए। इसको बोलते हैं एनपीवीयू या बेस केस एनपीवी। दिस एनपीवी इज नोन एज द बेस केस एनपीवी। मैं अपने आप लिखवा दूंगा, बाद में लिखना नहीं है। दिस एनपीवी इज नोन एज द बेस केस एनपीवी। सो स्टेप 1 कहता है कि भूल जाओ सवाल में डेट है, भूल जाओ डेट है, छोड़ दो डेट को। डेट के बिना आप एनपीवी निकालो। और कैसे निकालोगे? अनलीवर्ड कैश फ्लोज को अनलीवर्ड केई से डिस्काउंट करना पड़ेगा। अनलीवर्ड कैश फ्लोज तो समझ में आ गए कि जो एफसीएफएफ निकालने हैं, इंटरेस्ट कंसिडर करना नहीं है, ना ही डेट रीपेमेंट कंसिडर करना है। यही होते हैं अनलीवर्ड कैश फ्लोज। मतलब फर्म के हाथ में कैश फ्लोज लेने हैं। सर अनलीवर्ड केई क्या होता है? तो ये बच्चे हमने बड़े अच्छे से सीखा हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, जहां मैंने आपको बीटा एसेट और बीटा इक्विटी का कॉन्सेप्ट कराया था। याद है? इक्विटी बीटा को लेवर्ड बीटा बोलते थे और एसेट बीटा को अनलीवर्ड बीटा बोलते थे। तो अनलीवर्ड केई इज कैलकुलेटेड यूजिंग द बीटा ए, नॉट बीटा ई। लीवर्ड केई इज कैलकुलेटेड यूजिंग द बीटा ई। क्यों? क्योंकि बीटा ई के ऊपर इक्विटी का भी बीटा ई के ऊपर डेट का इंपैक्ट होता है। वो लेवर्ड बीटा होता है। याद करो हमारा फॉर्मूला क्या होता था? बीटा ए इज द वेटेड एवरेज ऑफ बीटा ई एंड बीटा ई। बीटा ई इंटू ई डिवाइडेड बाई ई प्लस डी प्लस बीटा डी इंटू डी डिवाइडेड बाई ई प्लस डी। ये हमारा बीटा ए का फॉर्मूला होता था। बीटा ए कौन सा बीटा होता था? अनलेवर्ड बीटा। और हम इसका लॉजिक क्या देते थे? बीटा ए रिप्रेजेंट्स द ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द बिजनेस। और आप पैसा डेट से लेके आओ कि इक्विटी से लेके आओ, बिजनेस का रिस्क तो सेम ही रहेगा। मैं कहता था आप पैसा चोरी करके लेके आओ, बिजनेस का रिस्क तो सेम ही रहेगा। सो बीटा ए में डेट का कोई इंपैक्ट नहीं है। वो ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द बिजनेस को बताता है कि व्यापार में कितना रिस्क है। रिस्क दो तरह के, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क।
बीटा ए सिर्फ ऑपरेटिंग रिस्क को बताता है, जबकि बीटा ई पे दोनों रिस्क का इंपैक्ट होता है। ऑपरेटिंग रिस्क का शेयर प्राइस, दो चीजों से बदलाव आएगा। आप बिजनेस के में ज्यादा या कम रिस्क लोगे तो भी शेयर प्राइस में बदलाव आएगा, आप डेट बढ़ाओगे या घटाओगे तो भी शेयर प्राइस में बदलाव आएगा। सो बीटा ई पे दोनों चीजों का इंपैक्ट होता है, इसलिए बीटा ई को हम लोग लेवर्ड बीटा बोलते थे और बीटा ए को अनलेवर्ड बीटा बोला जाता है। और जब हम कैपिटल बजटिंग एनपीवी निकालते हैं, नॉर्मल एनपीवी निकालते हैं, तब बच्चे जो केई निकाला जाता है वो बीटा ई यानी कि लेवर्ड निकाला जाता है, बीटा ई को यूज करके निकाला जाता है, जबकि अनलेवर्ड केई हमेशा बीटा ए को यूज करके निकाला जाता है। सो ये चर्चा हमने पोर्टफोलियो में कर रखी है, मैंने दोबारा थोड़ी सी चर्चा कर डाली। सो स्टेप नंबर 1 है कि आप अनलेवर्ड कैश फ्लोज को अनलेवर्ड केई से डिस्काउंट करके बेस केस एनपीवी निकाल लीजिए, एनपीवी यू निकाल लीजिए। सर आपने डेट तो कंसिडर ही नहीं किया, करूंगा ना। स्टेप 2 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट अलग से निकाल लीजिए। एनपीवी यू का क्या मतलब है? एनपीवी यू या बेस केस एनपीवी का मतलब है कि अगर इस प्रोजेक्ट में डेट ना हो तब बताओ ये प्रोजेक्ट बढ़िया है कि घटिया है। याद करो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, हम सीए इंटर में कैपिटल स्ट्रक्चर में एमएम अप्रोच पढ़ते थे और एमएम कहते थे कि वैल्यू ऑफ अ लेवर्ड फर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। वैल्यू ऑफ अ लेवर्ड फर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। क्यों? क्योंकि लेवर्ड फर्म को डेट का बेनिफिट मिलता है। वो कह रहे थे लेवर्ड फर्म का वैल्यू होता है जितना भी वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म है प्लस डीटी। डीटी क्या था? टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। डीटी था टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। अब मैं एमएम नहीं पढ़ाने जा रहा, तो डीटी आपने पढ़ा हुआ है, सीए इंटर के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है। सो लेवरेज के कारण कई बार प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होता, पर लेवरेज के कारण, क्योंकि आपने डेट लिया तो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी सीए इंटर पढ़ा था। आपने डेट लिया, आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट अच्छा लगना शुरू हो जाता है। एनपीवी यू है कि डेट को हटा दो, ये बताओ प्रोजेक्ट अपने आप में ही कैसा है। डेट को जो नॉर्मल एनपीवी आप निकालते हो ना, वो सब मिक्स निकाल के देता है, पर यहां मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं डेट को अलग कर दिया। मैंने कहा ये बताओ प्रोजेक्ट अपने आप में कैसा है, डेट को हटा के, वो एनपीवी यू है। अब डेट के कारण आपको क्या फायदा होगा? आपको टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट मिलेगा। डेट का एक ही फायदा होता है कि आपको टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो यूजिंग डिस्काउंट रेट। क्या होगा? डिस्काउंट रेट होगा बच्चे केडी बिफोर टैक्स, क्योंकि डेट के कैश फ्लोज हैं तो डिस्काउंट रेट केई या केओ तो हो नहीं सकता, केडी होगा। अब केडी कौन सा लेना है? बिफोर टैक्स। टैक्स बेनिफिट तो ढूंढ रहे हैं, टैक्स बेनिफिट तो ढूंढ रहे हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट अलग से निकाल लो। अब ये इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लोन कैसा है। अगर लोन किस्तों में रीपे हो रहा है तो इंटरेस्ट वैसे निकल आएगा, अगर लोन लमसम रीपे हो रहा है इंटरेस्ट वैसे निकल आएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट निकाल लो और स्टेप 3 में स्टेप 1 और स्टेप 2 को ऐड कर दो, तो ये आपका निकल के आएगा क्या? एपीवी। दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज कॉल्ड क्या? एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। सर हुआ क्या? ये क्या निकाला? फिर से पहले मैं स्टेप याद करा दूं। स्टेप 1 में क्या करना, मैं लॉजिक दूंगा कि ये हमने कैसे क्यों किया। स्टेप 1 में हमने क्या किया? पहले बेस केस एनपीवी निकालना है। नो व्हाट इज बेस केस एनपीवी? ये मानते हुए एनपीवी निकालिए कि डेट है ही नहीं। अनलीवर्ड कैश फ्लोज को अनलीवर्ड केई से डिस्काउंट करिए। अनलीवर्ड कैश फ्लोज को अनलीवर्ड केई से डिस्काउंट करिए। ये मान के एनपीवी निकालिए कि डेट है ही नहीं। इससे आपको पता लग जाएगा प्रोजेक्ट में अपने आप में कितना दम है ना। अब डेट लेने का क्या फायदा है? डेट के कारण टैक्स सेविंग मिलता है। डेट के कारण टैक्स सेविंग मिलता है, तो वो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट अलग से ऐड कर दीजिए और दोनों के टोटल को बोलते हैं एपीवी। क्या ये टैक्स सेविंग एनपीवी में कंसिडर होता है? होता है, डिस्काउंट रेट के जरिए। जब आप एनपीवी निकालते हो तो ये जो केडी लेते हो, ये केडी आफ्टर टैक्स लेते हो, तो एनपीवी में भी ये टैक्स सेविंग कंसिडर होता है पर डिस्काउंट रेट के जरिए। पर एपीवी में ये टैक्स सेविंग कंसिडर होगा कैश फ्लोज के जरिए। ये अंतर है।
एनपीवी में भी एनपीवी में भी टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट कंसिडर होता है, पर केडी आफ्टर टैक्स डिस्काउंट रेट के जरिए। एपीवी में भी कंसिडर होगा पर कैश फ्लोज के जरिए। अब एपीवी का फायदा क्या, क्योंकि मैंने तो कहा था एनपीवी में खामी है कि अगर डेट रीपे होता है तो आप डिस्काउंट रेट चेंज नहीं करते, एनपीवी उसको संभाल नहीं पाता। अब ध्यान से देखो, एपीवी ने संभाल लिया बिकॉज हमने टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करके ऐड किया है। तो अगर लोन रीपे हो रहा है तो आपका उतना टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर लोन रीपे नहीं हो रहा, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। सो आपको टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट अलग से दिखेगा, तो चाहे लोन रीपे हो भी रहा है उसका इंपैक्ट भी आ जाएगा, जो एनपीवी में नहीं आ पाता। हेंस दोनों में सुपीरियर कॉन्सेप्ट माना गया कौन सा, एपीवी को माना गया। सो जो एनपीवी में खामी थी कि वो केडी को चेंज नहीं करते हम लोग, डेट के वेट को चेंज नहीं करते हम लोग, केडी तो चेंज नहीं होता, डेट के वेट को चेंज नहीं करते हम लोग, एपीवी में वो दिक्कत नहीं है। जो बेनिफिट केडी में, जो बेनिफिट एनपीवी में केडी का होता है वही बेनिफिट हमने यहां भी लिया है, पर हमने कैश फ्लोज के जरिए लिया है, जबकि एनपीवी में हम लोग डिस्काउंट रेट के जरिए लेते हैं। अब कई सोच रहे हैं सर चला तो दिया, अब अंत में बता दो करना क्या है। करना तो 3 ही स्टेप लगाने हैं। स्टेप नंबर 1 में अनलीवर्ड कैश फ्लोज को अनलीवर्ड केई पे डिस्काउंट करना है। अनलीवर्ड कैश फ्लोज मतलब डेट को छोड़े लिए बिना, ना इंटरेस्ट लेना है, ना डेट फ्रेश डेट रेज लेना है, ना डेट रीपेमेंट लेना है। और अनलीवर्ड केई बीटा ए को यूज करके निकालना है, जबकि लेवर्ड केई तो बीटा ई को यूज करके निकलता है, अनलीवर्ड केई बीटा ए को यूज करके निकालना है। क्लियर है। और स्टेप नंबर 2 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट निकाल लीजिए, और स्टेप नंबर 3 में दोनों को ऐड कर दीजिए, आ गया आपका एपीवी। और फिर बोल रहा हूं, अगर डेट रीपे नहीं हो रहा तो दोनों आंसर मैच करेंगे, एपीवी और एनपीवी मैच करेगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको ये। क्लियर हो गया। अब चाहे इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग आ जाए, चाहे नेशनल कैपिटल बजटिंग आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कैश फ्लोज चाहे फॉरेन करेंसी अप्रोच है चाहे होम करेंसी अप्रोच है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर फॉरेन करेंसी अप्रोच है तो फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट, अगर होम करेंसी अप्रोच है तो होम करेंसी कैश फ्लोज होम करेंसी डिस्काउंट रेट। एपीवी तो एपीवी है, उसको कैश फ्लोज किस करेंसी में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। बाकी बच्चे क्वेश्चन कराऊंगा और भी समझ में आएगा। एक चीज और बताना चाहता हूं, ओके। स्टेप तो 2 ही 3 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें चाहिए अनलेवर्ड केई, है ना। अनलेवर्ड केई, फिर से बता रहा हूं, वो वाला केई जिस पे डेट का इंपैक्ट ना हो, वो वाला केई जिस पे डेट का इंपैक्ट ना हो, बीटा ए। 2 तरीके से अनलेवर्ड केई निकलता है, इसको केईयू भी बोलते हैं ना, अनलेवर्ड केई। पहला तो हो गया यूजिंग बीटा एसेट, कि आप बीटा एसेट को यूज करके अनलेवर्ड केई निकाल सकते हैं। वो तो सिंपल है कि केईयू इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा ए इंटू आर एम माइनस आर एफ, पोर्टफोलियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। एक और भी तरीका है, वो है सीए इंटर में पढ़ा था, यूजिंग एमएम अप्रोच। सीए इंटर कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में एमएम अप्रोच हमने डिस्कस किया था कि लेवर्ड केई का फॉर्मूला क्या होता है। एमएम कहते थे केई ऑफ अ लेवर्ड फर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द केई ऑफ अनलेवर्ड फर्म। केई ऑफ अ लेवर्ड फर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द केई ऑफ अनलेवर्ड फर्म। कारण लेवर्ड फर्म में तो फाइनेंशियल रिस्क भी है, बिजनेस रिस्क भी है, सो लेवर्ड फर्म का केई ज्यादा होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा। निकलता कैसे था, ये निकलता था केई ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस केई ऑफ अनलेवर्ड फर्म माइनस केडी इनटू डेट अपॉन इक्विटी। अब ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, ये तो सीए इंटर का फॉर्मूला था। वैसे बता देता हूं कि अनलेवर्ड फर्म का केई प्लस रिस्क प्रीमियम इन द रेशियो ऑफ डेट इक्विटी। अनलेवर्ड केई मतलब अगर आपने डेट नहीं लिया हुआ तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना होना चाहिए, प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या है, अनलेवर्ड केई माइनस केडी। यही तो होता था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि आप 10% ब्याज देते हैं, 14% कमाते हैं, तो 4% एक्स्ट्रा बेनिफिट शेयर होल्डर्स को होता है। ठीक है ना, किस रेशो में, डेट इक्विटी की रेशो में। क्योंकि अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपके लिए बेनिफिशियल है तो हायर द डेट हायर विल बी द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ केई। सो मैं रोक नहीं पाता हूं अपने आप को, पर ये हमने सीए इंटर में पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा और कंफ्यूज होंगे। सो बेटर है आप उसको रिवाइज कर लें एक बार,
नहीं तो एक फॉर्मूले की तरह इसको आप ले सकते हैं कि KE ऑफ अ लेवर्ड फॉर्म इज KE ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म प्लस KU माइनस KD इंटू डेट अपॉन इक्विटी। अब दोनों में से कौन सी अप्रोच लगेगी ये तो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। अगर सवाल आपको बीटा ए देता है तो फिर बीटा ए से निकाल लीजिए, नहीं तो फिर MM अप्रोच यूज कर लीजिए। कई बार वो जान के बीटा ई दे देगा आपको, तो फिर आपको बीटा ए निकालना आता है। बीटा ए इज इक्वल टू बीटा ई इंटू ई डिवाइडेड बाय ई प्लस डी इंटू 1 माइनस डी। ये भी हमने ऑलरेडी कैपिटल बजटिंग में डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एपीवी। आइए पहले हम इसको लिखेंगे, फिर 2 क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से कराऊंगा और एक क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पेपर में पूछा है। सो आपने हेडिंग बना लिया है, आप दोबारा नहीं बनाएंगे, मैं दोबारा बना रहा हूं। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू लिखो जी। दिस इज एन अनदर टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। पता तो होना ये आ कहां से गया, तो ये एक और टेक्निक है। दिस इज एन अनदर टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। देखिए, अंडर दिस प्रोजेक्ट कॉमा फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर दिस टेक्निक, under this technique, first of all, project is analyzed. First of all, project is analyzed, assuming that the entire project is financed through equity. Entire project is financed through equity, and then tax savings on interest is added to calculate APV, and then tax savings on interest is added to calculate the APV. So पहला काम होता है कि आप प्रोजेक्ट का एनालिसिस करिए मानते हुए कि सारा प्रोजेक्ट कहां से फाइनेंस हुआ, इक्विटी से, एंड देन टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट को ऐड करिए एपीवी निकालने के लिए। ठीक है, लिखिए, फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड, following steps are applied for calculation of APV. Following steps are applied for calculation of APV. लिखिए जी। Step 1, calculate बेस केस एनपीवी ब्रैकेट में एनपीवीयू, बेस केस एनपीवी, एनपीवीयू बाय डिस्काउंटिंग अनलीवर्ड कैश फ्लोज, जिनको हम FCFF बोलते हैं, अनलीवर्ड कैश फ्लोज यूजिंग unlevered cost of equity by discounting unlevered cash flows using unlevered cost of equity, जिसको KEU बोलते हैं। स्टेप 2 में अब इसमें रह क्या गया, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट रह गया। नाउ कैलकुलेट present value of tax saving on interest by using KD before tax। बस ये ध्यान रखना
कि जो डिस्काउंट रेट लगेगा इसके लिए वो लगेगा केडी, बिकॉज डेट के कैश फ्लोज हैं और टैक्स सेविंग तो ढूंढ रहे हैं। सो कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, केडी भी बिफोर टैक्स, जैसे कैश फ्लोज वैसा डिस्काउंट रेट। सो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट हम अलग से कंसिडर, इंटरेस्ट नहीं लेना, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट लेना है। एक प्रोजेक्ट में डेट का एक ही बेनिफिट होता है, दैट इज टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, ठीक है ना। और स्टेप 3 में एपीवी इज इक्वल टू स्टेप 1 वैल्यू प्लस स्टेप 2 वैल्यू। एपीवी इज इक्वल टू स्टेप 1 वैल्यू प्लस स्टेप 2 वैल्यू। बस इतनी सी ही बात है। पर बच्चे बात वही है, अगर नहीं पता होगा तो फिर थोड़ा ना एपीवी कर पाएंगे। बात तो इतनी सी ही होती है, करने के बाद तो कुछ भी नहीं लगता। मेन बात तो होता है कि जब कर रहे हैं तब क्या चक्कर है, ठीक है ना। सो दिस इज एपीवी। तो आराम से इसको पॉज करके लिखिएगा। अब अनलीवर्ड कैश फ्लोज में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, वो तो हमें आते हैं, डेट नहीं लेना बस, ठीक है ना। ये अनलीवर्ड केई के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। लिखिए जी, कैलकुलेशन ऑफ अनलीवर्ड केई। कैलकुलेशन ऑफ अनलेवर्ड केई। सो मैं बच्चे थोड़ा डिटेल में चर्चा कर देता हूं, बिकॉज अब आ ही गया है पेपर में, तो कहीं मुश्किल सवाल ना आ जाए। सो देयर आर 2 ways फॉर कैलकुलेशन ऑफ KEU। Alternative 1 और Alternative 2। Alternative 1 और Alternative 2। Alternative 1 क्या है? यूजिंग बीटा ए। और Alternative Q क्या है? यूजिंग MM अप्रोच, मिलर मोदिग्लियानी अप्रोच। सो बीटा ए को यूज करके कैसे निकालते हैं? KEU इज इक्वल टू RF प्लस बीटा ए इंटू RM माइनस RF। और MM अप्रोच को यूज करके KE ऑफ अनलेवर्ड फर्म इज इक्वल टू, KE ऑफ अ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू KE ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस KE ऑफ अनलेवर्ड फर्म माइनस KD इंटू वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू वैल्यू। ध्यान रखना, ये लेवर्ड फर्म के केई निकालने का फॉर्मूला है। हमें लेवर्ड फर्म का नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो क्वेश्चन आपको लेवर्ड केई देगा, आपको अनलेवर्ड केई बैक कैलकुलेशन से ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको लेवर्ड केई देगा, आपको बैक कैलकुलेशन से अनलेवर्ड केई ढूंढना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कईयों को ध्यान नहीं दिया था सबने, ये अनलेवर्ड का फॉर्मूला नहीं है, MM ने लेवर्ड का फॉर्मूला दिया है। अनलेवर्ड केई तो आप निकाल ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, बीटा ए को यूज करके निकाल सकते हैं। पर हमें जानबूझ के बैक कैलकुलेशन से ये सब काम करवाए जाते हैं। क्लियर है जी। तो वैसे तो कहानी इतनी ही है जी कि लेवर्ड केई और अनलेवर्ड केई की कहानी है। मैं थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं, वैसे सी इंटर में किया हुआ है, फिर भी बता देना चाहता हूं बच्चे। ये जो वैल्यू ऑफ इक्विटी यहां लेना ना, ये लेवर्ड फर्म का वैल्यू ऑफ इक्विटी लेना है, ध्यान रखना। ये वाला, ये लेवर्ड फर्म का वैल्यू ऑफ इक्विटी लेना है। सर ये कैसे निकालते हैं? अब सुनो इधर, MM कहते थे कि वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड फर्म किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस DT। D क्या है? डेट। और T क्या है? टैक्स रेट। अब इसके लॉजिक हमने पोर्टफोलियो में भी डिस्कस किए थे कि डेट को परपेचुअल मान के ये किया जाता है, याद है? D इंटू आई इंटू टी, ये आता है टैक्स सेविंग। D डेट, I इंटरेस्ट रेट, T टैक्स रेट। तो D इंटू आई करते हो इंटरेस्ट आता है, इंटू T करते हो टैक्स सेविंग आता है। मानते हुए कि डेट परपेचुअल है,
है ना, तो परपेचुटी की पीवी निकालनी है तो सी बाय आर, डिस्काउंट रेट आई से आई कैंसल, तो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट डीटी निकलता था। ये मैंने पोर्टफोलियो में भी डिस्कस किया था, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म लेना है, जो वैल्यू ऑफ इक्विटी लेना है, वो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म लेना है, और लेवर्ड फर्म का वैल्यू होता है अनलेवर्ड फर्म इंटू प्लस डीटी, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। लिखिए इसको जल्दी। सर हमें तो ये याद ही नहीं है जो आप बोली जा रहे हैं। अब बच्चे क्या करें, याद तो करना पड़ेगा ना। नहीं भी याद है कोई बात नहीं, जितना मैं बता रहा हूं उतना कर लीजिए। अब आप सीए इंटर में ना चले जाइएगा कि हाँ हम तो सीए इंटर ही कर लें पहले पूरा सारे का सारा। सो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो रहने दीजिए, क्योंकि इतना पूछेगा आई डाउट। बट अब एपीवी पढ़ा रहा हूं तो फिर सारी बातें बतानी पड़ेंगी ना, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। चलिए आइए, सो पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। उस एग्जाम्पल में मैं एपीवी और एनपीवी को मैच करा के दिखाता हूं आपको। लिखिए जी एग्जाम्पल। टारगेट कंपनी प्राइस ₹70 million, FCFF 4.5 million per annum, unlevered cost of equity 7%, cost of debt before tax 4%, tax rate 35%, debt is perpetual 30 million. Calculate APV एंड एनपीवी। सो ये कोई इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का सम नहीं है, मैं आपको एपीवी सिखा रहा हूं। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में क्या होता है, कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में होते हैं बस, बाकी सब तो सेम ही होता है, ठीक है ना। सो मैं अब आपको एपीवी पढ़ा रहा हूं। अभी मैं कोई इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग इंस्टीट्यूट का सम दिखाऊंगा, कोई इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग है ही नहीं, बस रुपये की जगह डॉलर लिख दिया है और बन गया इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। ये थोड़ा होता है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग जो इंस्टीट्यूट पूछ लेता है। वो तो होता है कि चलो छोड़ो, अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लिखिए जल्दी क्वेश्चन को। बेटर है इसकी जगह अपना टारगेट कंपनी प्राइस की जगह लिख लीजिए इनिशियल आउटफ्लो। कैपिटल बजटिंग की फीलिंग आएगी। इनिशियल आउटफ्लो 70 मिलियन। आइए जी, सो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मैंने जस्ट प्रूव करने के लिए ये डाटा दिया है आपको, ये कोई पेपर में आने लायक सवाल नहीं है। पढ़िए क्या लिखा है। सो मान लो आप एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं मैं अभी कोई इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग डिस्कस नहीं कर रहा, मैं एपीवी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसका इनिशियल आउटफ्लो है 70 मिलियन। उस प्रोजेक्ट से एफसीएफएफ आएगा आपको 4.5 मिलियन पर एनम। प्रोजेक्ट की लाइफ नहीं दी हुई तो मान के चलेंगे इनफाइनाइट लाइफ है, ठीक है। एफसीएफएफ दिए हुए हैं, अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दिया हुआ है 7%, केडी बिफोर टैक्स दिया है 4% और टैक्स रेट 35%। 30 मिलियन का डेट है और डेट भी परपेचुअल है, प्रोजेक्ट भी परपेचुअल है बिकॉज प्रोजेक्ट की लाइफ नहीं दी हुई। सवाल कह रहा है एपीवी निकालो और एनपीवी निकालो। सो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो सबसे पहले एपीवी निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एपीवी। एपीवी के 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट बेस केस एनपीवी यानी कि एनपीवीयू। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। कौन से कैश फ्लोज, अनलेवर्ड कैश फ्लोज दिए हुए हैं 4.5 मिलियन डिवाइडेड बाय अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बच्चे प्रोजेक्ट की लाइफ इनफाइनाइट है, सो इन्फिनिटी का प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, सी बाय आर। सी कैश फ्लोज, आर डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी 7%। तो पीवीसीआई कितना आ गया, 4.5 डिवाइड बाय 7%, दिस इज 64.6
64.29 मिलियन, 64.29 मिलियन। और इसमें से पीवीसीओ माइनस कर दो तो पीवीसीओ है आपके 70 मिलियन, 70 मिलियन। तो आपका एनपीवीयू जो है वो नेगेटिव आ रहा है, 64.29 माइनस 79 तो माइनस 5.71 मिलियन। इसका अर्थ ये है ये प्रोजेक्ट अपने आप में तो बेकार है, ये प्रोजेक्ट अपने आप में बेकार है, प्रोजेक्ट में कोई फायदा नहीं है। आइए देखते हैं, क्योंकि हमने डेट लिया हुआ है तो डेट के कारण हमें टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट मिलेगा। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट निकालिए। और क्योंकि डेट परपेचुअल है तो डेट कितना है 30 मिलियन इंटू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है 4%, ये ब्याज आ गया आपका, इसके ऊपर टैक्स सेविंग इंटू 35%, ये आ गया टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। ये टैक्स सेविंग कब तक मिलेगी, इनफाइनाइट पीरियड तक मिलेगी। उसकी पीवी निकालनी है सी बाय आर, तो आर कितना है केडी बिफोर टैक्स, केडी बिफोर टैक्स कितना है 4%, और यही तो मैं कह रहा था 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। सो 30 इंटू 35% टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट आता है 10.5 मिलियन। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट इज 10.5 मिलियन। तो बताओ आपका एपीवी कितना, माइनस 5.71 प्लस 10.5 माइनस 5.71 4.79 मिलियन। एपीवी पॉजिटिव है, हेंस द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, है ना। पर एक बहुत बढ़िया बात समझ में आई कि ये प्रोजेक्ट अपने आप में अच्छा नहीं है, ये प्रोजेक्ट तभी अच्छा होगा अगर आप डेट लेते हो तो, बिकॉज टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट के कारण ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट इसमें मिलेगा, बिकॉज ब्याज का रेट 4% है आपका, आरओआई इसमें ज्यादा होगा। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता बिकॉज वो एनालिटिकल पार्ट है। बस जी ये काम करना है। अब सवाल ने आपसे एनपीवी भी मांगा है, सो आइए जी सब पॉइंट बी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ये थोड़ा ध्यान से करना है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा मेरे साथ साथ। एनपीवी क्या होता है, एनपीवी होता है पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, है ना। पीवीसीओ तो वही है 70 मिलियन। बस आपको क्या निकालना है, पीवीसीआई निकालना है। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पीवीसीआई इसमें क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज यूजिंग केओ, प्रेजेंट एफसीएफएफ डिस्काउंटेड एट केओ। तो आइए जी कैलकुलेशन ऑफ एफसीएफएफ, तो एफसीएफएफ तो दिए ही हुए हैं सवाल में, है ना। सो एफसीएफएफ की तो जरूरत नहीं है। एफसीएफएफ तो बच्चे पता ही है, एफसीएफएफ कितने दिए हुए हैं, एफसीएफएफ है 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन। बस अब आपको चाहिए इसका डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या होगा, केओ। सो आइए कैलकुलेशन ऑफ केओ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं टैली करा के दिखा दूंगा दोनों आंसर्स को। कैलकुलेशन ऑफ केओ, केओ क्या होता है, वेटेड एवरेज ऑफ केडी एंड केई। तो इक्विटी का वेट इंटू केई, कौन सा केई, लीवर्ड केई। अब कौन सा केई चाहिए, लेवर्ड केई, ये नॉर्मल सवाल हो गया। प्लस डेट का वेट इंटू केडी आफ्टर टैक्स, ठीक हो गया। तो केडी आफ्टर टैक्स तो दिया हुआ है, बताओ केडी बिफोर टैक्स कितना है 4% इंटू 1 माइनस 0.35, तो 4 इंटू 0.65 6.5%। अब मुझे लेवर्ड केई ढूंढना पड़ेगा, और लेवर्ड केई का फॉर्मूला क्या था, केई ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस केई ऑफ अनलेवर्ड फर्म माइनस केडी इंटू वैल्यू ऑफ डेट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, किसका, लेवर्ड फर्म का। अब देखो इसमें सारे कॉन्सेप्ट लग गए। भाई केओ ढूंढना है ना, तो केई ऑफ अ लेवर्ड फर्म चाहिए। सो केई ऑफ अ लेवर्ड फर्म किसके बराबर होगा, अनलेवर्ड फर्म का केई दिया हुआ है सवाल में। अनलेवर्ड फर्म का केई कितना है 7% प्लस 7% माइनस 4%। वैल्यू ऑफ डेट पता है 30 मिलियन, वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है नहीं। वैल्यू ऑफ इक्विटी बच्चे ढूंढना पड़ेगा आपको, लेवर्ड फर्म का वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको कहां पता है, ठीक है ना। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी तो दिया ही नहीं हुआ कहीं क्वेश्चन में, आपको तो वैल्यू ऑफ डेट ही दिया हुआ है। सो आइए
अब पूरा MM अप्रोच लग जाएगी और मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड फर्म ढूंढना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड फर्म किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस DT। अब पहले वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म ढूंढना पड़ेगा। और सर ये आप कहां चले गए? CA इंटर में वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म किसके बराबर होता है? EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन KO सॉरी, फर्म का वैल्यू ढूंढना ना, अपॉन KO। अब EBIT UET तो सीधा FCFF दिया ही हुआ है 4.5 मिलियन। अनलेवर्ड FCFF है तो EBIT भी तो अनलेवर्ड ही होता है ना, बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय KO कितना है? 7%। क्यों? अनलेवर्ड फर्म है तो अनलेवर्ड फर्म में डेट तो है नहीं, तो जो उसका KE है वही उसका KD है, और अनलेवर्ड फर्म का KE कितना दिया हुआ है? 7%, तो उसका KD भी कितना हुआ? 7%। तो पूरा IPCC डिस्कस हो गया जी, 64.29 मिलियन। तो ये अनलेवर्ड फर्म का वैल्यू आ गया 64.29 प्लस DT 30 इंटू 35%। और सर ये तो ऊपर वाला ही आई जा रहा है, तो वही आएगा, मैं घर से थोड़ा लेके आऊंगा। सो ये आ गया आपका 74.79 मिलियन। पर ये अनलेवर्ड फर्म का वैल्यू आया है, सॉरी माफ करिएगा, ये फर्म का वैल्यू आया है। हमें तो इक्विटी का वैल्यू चाहिए। ये किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। तो 74.79 माइनस 30 44.79 मिलियन, ये आपका यहां पे आएगा। सर दिमाग खराब हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि IPCC याद नहीं है। सो ये 9% आता है आपका। एक मिनट चेक कर ले। 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाय, सॉरी टैक्स रेट भी तो है ना, तो इंटू 1 माइनस टी भी होगा। टैक्स रेट कितना है आपका? 35%। ये ना फॉर्मूला में भी ऐड कर लीजिए, शायद मैंने वहां टैक्स रेट लिखवाया नहीं। इंटू 1 माइनस टी, ये बच्चे CA इंटर का फॉर्मूला है, मैं क्या करूंगा, बीच में आ गया है तो पढ़ाना पड़ेगा। इंटू 1 माइनस टी, सो 3 इंटू 30 डिवाइड बाय 44.79 इंटू 0.65 प्लस 7, 8.31%। तो ये सब पुरानी बातें हैं, घबराना नहीं है, CA इंटर में करी हुई है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सो 8.31% इंटू इक्विटी का वेट कितना था? ये टोटल वैल्यू था 74.79, इक्विटी था 44.79। तो 44.79 डिवाइडेड बाय 74.79, वेट्स निकाल रहे हैं ना, KD कितना है? 6.5% इंटू 30 डिवाइड बाय 74.79। सो 8.31 इंटू 44.79 डिवाइडेड बाय 74.79, 4.98। $7.59। तो बच्चे ये कोई इतना जरूरी नहीं है ये करना, ये ध्यान रखिए, शायद कैलकुलेशन एरर है। 8.31 इंटू 44.79 डिवाइडेड बाय 74.79, 4.98 आ रहा है, 6.5। ओहो KD गलत लिखा हुआ है, माफ करिएगा, 2.6% है। टू 2.6 इंटू 30 डिवाइड बाय 74.79 प्लस 4.98, 6.02%। ये इतना पंगा इसलिए है क्योंकि मैं NPV निकालने के चक्कर में पड़ गया। APV में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो ये आपको करना नहीं है, छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर अगर पेपर ने कहा कि NPV निकाल के दिखाओ तो निकालना पड़ेगा ना। तो C/R 4.5 डिवाइड बाय 6.2%, 74.75 है ना। तो ये आ गया आपका NPV कितना? 4.75। APV कितना था? 4.79। राउंडिंग ऑफ के कारण अंतर आया है, बिकॉज बड़ी जगह राउंडिंग ऑफ हुआ, नहीं तो ये दोनों एग्जैक्टली टैली हो जाते। अगर आप एक्सेल शीट पे करोगे ये एग्जैक्टली टैली हो जाएंगे। तो आप APV तक ही सीमित रहिए। मैंने तो अपनी होशियारी दिखाने के लिए साथ में NPV डिस्कस किया, दोनों को मिलान करने के चक्कर में समझाने के लिए कि एग्जैक्टली अब देखो APV करा दूंगा, सिर्फ APV आपके मुंह पे मार दूं, ये तो गलत बात है ना। आप APV कर रहे हैं तो फिर APV को समझना भी तो चाहिए, और समझ तभी आएगा अगर NPV से कंपैरिजन करूंगा।
तो क्योंकि उसी डेटा से मुझे एनपीवी निकालना पड़ा, सो मुझे पूरा सीए इंटर के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ गए, सो जो हमें याद नहीं होते, माफ करिएगा। तो ये वाले पोर्शन ने आपको दिक्कत जरूर दी है, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं है, आप इसको ना भी करेंगे तो चल जाएगा। अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज पेपर में कहीं भी ये काम आ सकते हैं और भी किसी जगह काम आ सकते हैं। वैसे है कुछ नहीं है, लेवर्ड फर्म का के ही निकालना था बस, और उसके लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड फर्म चाहिए था। तो पहले मैंने वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म निकाला, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए वैल्यू ऑफ डेट माइनस किया। सो थोड़ी सी पीड़ा देता है ये, कोई बात नहीं। सो ये करना जरूरी नहीं है, अगर आपको एपीवी भी समझ में आ गया है तो भी ओके है। स्टिल मैंने कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन कर दिया एनपीवी के साथ कंपैरिजन करके, और मैंने बोला था अगर डेट रीपे नहीं हो रहा तो आंसर टैली हो जाएगा, और डेट यहाँ रीपे नहीं हो रहा था तो देखो आंसर टैली है। राउंडिंग ऑफ के कारण थोड़ा सा अंतर है, बस। क्लियर है? लिखिए इसको। अब अगले सवाल में आपको तंग नहीं करेंगे, सिर्फ एपीवी ही निकलवा लेंगे, ठीक है? लिख लीजिए। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा हल्का था, बिकॉज इसमें डेट परपेचुअल था तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। आइए अब एक जिसमें डेट रीपे होता है, एक वो वाला एग्जाम्पल करते हैं। लिखिए जी एग्जाम्पल। मैं फिर कह रहा हूं, अब इसमें आप इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, नेशनल कैपिटल बजटिंग, जेडी मर्जी कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल बजटिंग, जेडी मर्जी बना लो। एपीवी तो एपीवी रहेगा, बस कैश फ्लोज आपके डॉलर में आएंगे या रुपये में आएंगे, ठीक है ना? लिखिए, एक्स लिमिटेड हैज cost of equity of 17%, comma, cost of debt of 12%, cost of debt के साथ ब्रैकेट में लिख लो केडी, 12%, and debt ratio of 40%. A new investment is under consideration. The project will need a cash outflow of rupees 120 crore. It is expected that an annual operating profit and annual operating profit of 35 crore shall be generated for 8 years. Full stop. In addition to this, project shall require rupees 3 crore each year for working capital. Full stop. The company will be able to borrow 50% of the project cost interest rate is 12% per annum, and loan will be repaid
in 5 equal installments of principal, loan will be repaid in 5 equal installments of principal after 3 years at the end of each year. Tax rate 30%. Depreciation SLM. Calculate APV. Tax rate 30%. Depreciation SLM. Calculate APV. लिखिए जी। सो ये 2 क्वेश्चंस करके आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था सो कॉल्ड इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके है जी, आइए पढ़िए जरा ध्यान से, रह गया है तो प्लीज पॉज करके लिखिए, ठीक है। पढ़िए जी। एक्स लिमिटेड हैज कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17%, केडी 12%, डेट रेशियो 40%। रुकिए, क्वेश्चन ने आपको केई दिया है 17%, केडी दिया है 12%, डेट रेशियो दिया है 40%। पहले तो आप ये बताइए ये केई लेवर्ड फर्म का होना चाहिए कि अनलेवर्ड फर्म का? क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, खुद का दिमाग चलाइए और बताइए ये केई लेवर्ड फर्म का होना चाहिए कि अनलेवर्ड फर्म का? बच्चे साफ नजर आ रहा है वो डेट है उसके बैलेंस शीट में, डेट रेशियो दी हुई है 40%, डेट है तो पक्की बात है ये केडी कौन सा होगा? लेवर्ड फर्म का। अनलेवर्ड का वो क्यों देगा? अनलेवर्ड का तो हमें चाहिए होता है। सो क्योंकि डेट है तो केई लेवर्ड फर्म का होना चाहिए। सर ये डेट रेशियो क्या होता है? बहुत बार डिस्कस किया है, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। वेट्स निकालने का तरीका है। पिछले सवाल में डेट और इक्विटी अलग अलग दिया था, यहाँ वेट्स दिए हुए हैं सीधा, ठीक है ना। सो डेट 40% है तो इसका मतलब इक्विटी 60% है, टोटल 100% है, ठीक है। आगे, अ न्यू इन्वेस्टमेंट इज अंडर कंसिडरेशन, प्रोजेक्ट विल नीड कैश आउटफ्लो 120 करोड़। सो आपको इनिशियल आउटफ्लो दिया हुआ है, प्रोजेक्ट लगाने के लिए इनिशियल आउटफ्लो है कितना? 120 करोड़ का। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एन एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 35 करोड़ शैल बी जनरेटेड फॉर 8 ईयर्स। सो आपको FCFF ढूंढने पड़ेंगे सवाल में। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? EBIT। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब तो यही होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आफ्टर डेप्रिसिएशन, है ना। एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 35 करोड़ 8 साल के लिए, तो प्रोजेक्ट का लाइफ 8 साल है। इन एडिशन टू दिस प्रोजेक्ट शैल रिक्वायर 3 करोड़ ईच फॉर वर्किंग कैपिटल। और आपको पता है वर्किंग कैपिटल शुरू में आउटफ्लो होता है और लास्ट में आपका इनफ्लो होता है, ठीक है। सो आपको 3 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल के लिए भी चाहिए। इनिशियल आउटफ्लो 120 करोड़ है और 3 करोड़ रुपया आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी चाहिए। चलो बाद में देखते हैं। कंपनी विल बी एबल टू बोरो 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। सो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 120 करोड़ है तो आपका लोन होगा इसका 50%, 120 का 50% यानी कि 60 करोड़ की आप बोरिंग करेंगे और आपका इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम। एंड लोन विल बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर 3 years एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 3 साल तक कोई लोन वापस नहीं होगा, 3 साल बाद प्रिंसिपल की 5 किश्तों में लोन वापस होगा। मतलब आपका अगर 60 करोड़ का लोन है तो हर साल आपकी 12 करोड़ की किस्त जाने वाली है, 60 डिवाइड बाय 5।
ईएमआई नहीं बनानी, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, प्रिंसिपल इक्वल है, ब्याज निकालना पड़ेगा। टैक्स रेट 30% है, डेप्रिसिएशन एसएलएम है, सवाल कह रहे जी एपीवी निकाल दो। क्लियर है? आइए जी, सो ये सब आपको दिया हुआ है। पहला काम है कि आपको एनपीवीयू निकालना है। अनलेवर्ड कैश फ्लोज विल बी डिस्काउंटेड यूजिंग अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो पहले अनलेवर्ड के ही ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज आपको के ही तो दिया नहीं हुआ। तो सब पॉइंट ए, कैलकुलेशन ऑफ अनलेवर्ड के, कैलकुलेशन ऑफ अनलेवर्ड के। सो फिर से बीटा एसेट नहीं दिया हुआ तो आपको एमएम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। के ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस के ऑफ अनलेवर्ड फर्म माइनस के डी इंटू डेट अपॉन इक्विटी इंटू 1 माइनस टी, यही फॉर्मूला है। लेवर्ड फर्म का के 17% है, अनलेवर्ड का के ढूंढना है। के डी कितना दिया हुआ है? 12%। यस, अब इसमें डेट का वेट दिया हुआ है 40%, इक्विटी का 60% और टैक्स रेट कितना है? 30%। सो मैंने निकाला हुआ है, आप बैक कैलकुलेशन करके अनलेवर्ड के ही ढूंढ लीजिएगा और ये आएगा आपका 15.41%। सो अनलेवर्ड के ही इज 15.41%। क्लियर है? बीटा एसेट इसमें नहीं था। आई थिंक जो पेपर में क्वेश्चन आया वो बीटा एसेट वाला था, सो इसलिए मैं वो नहीं करा रहा क्योंकि वो तो है ही है। दूसरा, आपको अनलेवर्ड कैश फ्लोज चाहिए, तो एन्युटी का क्वेश्चन बनेगा, हर साल के कैश फ्लो सेम ही आएंगे। कैलकुलेशन ऑफ अनलेवर्ड कैश फ्लोज। सो क्वेश्चन ने आपको ईबीआईटी दिया हुआ था, हर साल का ईबीआईटी 35 करोड़ और अनलेवर्ड है तो ब्याज तो माइनस करना नहीं, सीधा क्या माइनस करेंगे? टैक्स। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ईबीआईटी में से माइनस होती है एट द रेट ऑफ 30%। 10.5 करोड़, सो ये आ गया 24.5। एफसीएफएफ ढूंढने हैं तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 120 करोड़ है ना, और 8 साल में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 120 डिवाइड बाय 8, 15 करोड़, सॉरी प्लस होगा। तो आपके अनलेवर्ड कैश फ्लोज यानी कि एफसीएफएफ कितने आते हैं? 39.5 करोड़, 39.5 करोड़। ठीक है, एक चीज और आएगी, क्वेश्चन में लिखा था कि हर साल आपको 3 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल चाहिए। याद है एफसीएफएफ कैसे निकालते थे? अबिडा माइनस डेप्रिसिएशन, ईबीआईटी माइनस टैक्स, नो पैट माइनस कैपेक्स प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तब आता था एफसीएफएफ। तो यहां जो 3 करोड़ आपको चाहिए वो भी तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हर साल आपको 3 करोड़ की वर्किंग कैपिटल चाहिए। आई होप सो आपको याद होना चाहिए, हमने बड़े अच्छे से इसको डिस्कस किया हुआ है वैल्यूएशन के टॉपिक में। तो ये आ गया आपके 36.5 करोड़। मैं तभी कह रहा हूं ये क्लासेस उन्हीं के ही काम की हैं जिनको पिछली चीजें आती हैं, ये मैंने शुरू इंट्रोडक्शन में ही बोला था। आइए जी, बेस केस एनपीवी निकालते हैं। सो एनपीवीयू, पीवीसीआई 36.5 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अनलेवर्ड के 15.41%, 8। आइए जी, $4.427। So 36.5 into 4.427, 161.59 और पीवीसीओ था 120 करोड़। तो आपका एनपीवीयू आ गया 41.59 करोड़, 41.59 करोड़। तो ये क्वेश्चन पिछले से थोड़ा बेटर था बिकॉज इसमें आपको कैश फ्लोज भी ढूंढने थे, अनलेवर्ड के भी ढूंढना था। अब अगला स्टेप क्या होता है?
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट निकालना, और उसके लिए अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज लोन रीपेबल है। 3 साल बाद 5 किस्तों के प्रिंसिपल में लोन वापस होगा। सो आइए, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। तो 8 साल का आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहले जरा इंटरेस्ट निकाल लें। तो इंटरेस्ट निकलेगा लोन के बैलेंस के ऊपर। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन जितना होगा हर साल का, है ना, इधर देखो जरा। सो वो कह रहा था 50% लोन आप लेंगे, तो 120 का 50% 60 करोड़ लोन लिया। 3 साल तक तो कुछ नहीं वापस किया। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा था, दोबारा पढ़ो। लोन विल बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर 3 years एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 3 साल बाद रीपे होना शुरू होगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब चौथे साल के लास्ट से। मतलब चौथे साल के बिगिनिंग में तो 60 करोड़ ही लोन है ना। अब इसमें से 12 5वें साल के बिगिनिंग में पे या चौथे साल के लास्ट में पे हो गया, तो 48 बचा, फिर 36, फिर 24, ये 12। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन। रीपेमेंट हो रही है चौथे साल के लास्ट से। हमें ब्याज लगाना होता है जो साल के पहले दिन लोन होता है उसके ऊपर। ओके है जी। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लें एट द रेट ऑफ 12%। यस, 7.2 7.2 7.2 7.2 5.76 4.32 2.88 1.44। अब इसकी पीवी निकालनी पड़ेगी, पर इस पे पहले टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट थोड़ा चाहिए, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट चाहिए। और टैक्स रेट कितना है? 30%। तो इन सबका 30%। 2.16 2.16 2.16 2.16 1.728 1.296 0.864। अब देखो ना, पिछले क्वेश्चन में ये पार्ट इजी था बिकॉज डेट परपेचुअल था, और परपेचुअल की पीवी निकालना तो बहुत ही सिंपल होता है, C/R। पर इस सवाल में डेट परपेचुअल नहीं है, तो यहां पीवी निकालने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर KD बिफोर टैक्स 12%। KD बिफोर टैक्स मतलब इंटरेस्ट रेट है ना, 12%। 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567 0.507 0.452 और 0.404। आइए जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 2.16 इंटू 0.893, 2 डिजिट ले रहा हूं, 1.93 1.72 1.54 1.37। सो मैं 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर रहा हूं इसको, 0.98 0.66 0.39 0.17 लगाइए जी टोटल। $8.76।
लिए आ गया जी आपका टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। तो बताओ एपीवी किसके बराबर होगा? एनपीवी यू कितना है? 41.59 प्लस 8.76। सो एपीवी आ रहा है 50.35 करोड़। तो क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? चलिए लिखिए जिसको। सो ये मैंने 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। पहले वाले में आपके लिए थोड़ा इजी था बिकॉज डेट परपेचुअल था। दूसरा वाला मैंने जान के कराया जहां डेट परपेचुअल नहीं था, ताकि आपको टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट निकालने में मेहनत करनी पड़े। ठीक है, लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। सो 2 क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अच्छा, अगर इसमें हम एनपीवी निकालें तो क्या एनपीवी और एपीवी टैली होगा? नहीं, इस सवाल में टैली नहीं होगा बिकॉज डेट रीपे हो रहा है और एनपीवी की यही खामी है कि एनपीवी इस कॉन्सेप्ट को नहीं संभाल पाता। ठीक है, आइए जी, आइए अब अपने नए हैंडआउट के ऊपर चलते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस हैंडआउट का। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है हमारा इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, है ना। आइए जी, सो पेपर का क्वेश्चन ये ला जी, क्वेश्चन नंबर 4 नवंबर 20 के न्यू कोर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था एपीवी के ऊपर। आइए जी, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कैश फ्लोज डॉलर में होंगे तो अपना क्या जा रहा है। ठीक है ना, पढ़िए जी। द मैनेजमेंट ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी टीएल लिमिटेड is engaged in construction of infrastructure project. A proposal to construct a toll road in Nepal is under consideration of the management. तो नेपाल में एक टोल रोड बनाने जा रहे हैं। The following information is available. Initial investment will be in purchase of equipment costing $250 लाख। मैंने यही कहा था, बस US डॉलर में होगा ये। Life of the project is 10 year. Depreciation will be charged on straight line method. EBITDA to be collected from the toll road is projected to be 33 lakh per annum for a period of 20 years. बच्चे ध्यान रखना, इक्विपमेंट की लाइफ 10 साल है, पर जो EBITDA कलेक्ट करा जाएगा वो 20 साल तक है। मैंने EBIT दिया था, सवाल ने EBITDA दिया है, तो आपको इस बार डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। To encourage investment, Nepalese government is offering a 15-year term loan of $150 lakh at an interest rate of 6% per annum. Interest is paid annually. The loan will be repaid at the end of 15 years in one tranche. Easy हो गया सवाल। पंगा वहां होता है जहां लोन किश्तों में रीपे होता है, तो आपको ब्याज निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो मैं एन्युटी फैक्टर लगा दूंगा ना, तो 15 साल का ब्याज, 15 साल का 1 साल का ब्याज, 15 साल का फैक्टर। सो ब्याज 150 लाख का लोन है, 6% पर एनम KDB 4 टैक्स है, 15 साल में लोन वापस होगा। बस ये ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन 10 साल है, प्रोजेक्ट की लाइफ 20 साल है, लोन 15 साल का है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट अंडर ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग इज 12%। क्या दिया है? इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। अनलेवर्ड फर्म का KE सीधा सवाल में दिया हुआ है। बताओ और आपको क्या चाहिए? मैंने तो मुश्किल सवाल कराए जहां अनलेवर्ड KE आपको निकालना पड़ा, उसने तो सीधा दे दिया, क्योंकि साफ साफ लिखा है ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग। वो वाली फर्म जो सिर्फ इक्विटी फाइनेंसिंग लेती है, मतलब डेट है ही नहीं, उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। सो ये अनलेवर्ड फर्म का KE दिया हुआ है। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 5.6%। तो KD आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं होता एपीवी में।
और टैक्स रेट 30% है। अभी आप 5.6 कैसे आया मुझे नहीं पता, बिकॉज 6% पे तो वो लोन ले ले, तो 6% इंटू 1 - 3 करोगे तो कुछ और ही आएगा। छोड़ो, ये हमें चाहिए ही नहीं 5.6, हमें तो प्री टैक्स चाहिए, वो आप 6% है। ऑल कैश फ्लोज विल बी इन US डॉलर, इग्नोर इन्फ्लेशन, ओके। You are required to advise the management on the viability of the proposal by using the adjusted and net present value। हालांकि बहुत से बच्चे इसको एनपीवी से ही कर रहे होंगे, पर वो एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल रहे हैं, वो एपीवी बोल रहे हैं। गिवन 12% पे 10 साल का फैक्टर दिया हुआ है, 12% पे 20 साल का फैक्टर दिया हुआ है, 8% पे 15 साल का फैक्टर दिया हुआ है, 8% पे 15 साल का पीवीआईएफ भी दिया हुआ है और एन्युटी फैक्टर भी दिया हुआ है। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, पर बात वही है ना, कर कौन पाएगा? जिसको एपीवी आता है। नहीं तो ये सवाल तो छोड़ना पड़ेगा पेपर में। हाँ, इसको एपीवी नहीं आता है, उसको लगा शायद एनपीवी का ही क्वेश्चन आया होगा। सर सही बताना, आपने क्लास में कराया था एपीवी? ना, मैं क्यों कराऊं, कहां सिलेबस में एपीवी? इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में जो नॉर्मल एनपीवी के कॉन्सेप्ट है वही कराए हुए थे। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शायद इसको नहीं कर पाए होंगे पेपर में, पर अब करा लेंगे। आइए जी, कैलकुलेशन ऑफ एपीवी। तो स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ एनपीवीयू, पीवीसीआई, सो अनलीवर्ड कैश फ्लोज निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अनलीवर्ड कैश फ्लोज बहुत ही सिंपल है। अबिड्डा दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर एनम का अबिड्डा कितना है? 33 लाख, सारा कुछ डॉलर में है ना? यस। इंटरेस्ट तो माइनस होगा नहीं, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। 250 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और डेप्रिसिएशन 10 साल में लगनी थी शायद। यस, सो 20 लैक्स में ही कर लेते हैं, डॉलर इन लैक्स। सो ये हो गया 8 लाख माइनस टैक्स। टैक्स रेट दिया हुआ था 30%, 2.4, 5.6 प्लस डेप्रिसिएशन। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था बस। हाँ, एपीवी आना चाहिए बस। सो ये आ गया आपका 30.6। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो 30.6 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अनलेवर्ड के ही कितना था? 12%, कॉमा 20, कैश फ्लोज 20 साल तक है। सो 1 डिवाइड बाय 1.12, $7.469। आई होप सो आपको एन्युटी फैक्टर निकालना आता है। 30.6 इंटू 7.469, 228.55 US डॉलर लैक्स, माइनस पीवीसीओ, और पीवीसीओ कितना था? 250 लाख। सर ये तो नेगेटिव आ गया। सो एनपीवीयू 21.45 लैक्स, 21.45 लैक्स, और ये नेगेटिव आ रहा है। 21.45 लैक्स नेगेटिव आ रहा है। इंस्टीट्यूट से आंसर मैच नहीं किया, इन्होंने क्या किया हुआ है? 33 लाख, ठीक है। गड़बड़ कर दी ना हमने। देखो बच्चे, ये पर एनम है 20 साल तक, पर ये पर एनम तो 10 साल तक है, तो डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं ले सकते आप, नहीं तो फिर 20 साल फैला के बनाओ। ये गड़बड़ कर दी ना मैंने, देखो ये सारा गलत हो गया जी। सो यहाँ तो 20 साल का फैला के बनाओ, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। ये तो देखो
छोड़ दो डेप्रिसिएशन को, सीधा टैक्स माइनस करो। हमने सीए इंटर में ये किया हुआ है, ये सीधा हम कर सकते हैं। 30% सीधा टैक्स माइनस करो, 9.9। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, 23.10। तो सर ये 20 साल तक आएगा। 23.10 ये भी चेंज करना पड़ेगा सारा। 23.10 ये 20 साल तक आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो 10 साल तक है ना। तो 172.53। अब यहां अलग से लेंगे प्लस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, ये अलग से लेना पड़ेगा। सो 250 डिवाइड बाय 10 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12%, 10। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट अलग से आएगा, 25 इंटू 5.650 141.25। अब ठीक है, याद है सीए इंटर में टैक्स सेविंग कंसिडर करने के दो तरीके होते हैं, या तो कैश फ्लो से माइनस कर दो, नहीं तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन अलग से ले लो। माइनस पीवीसीओ 250, ये आएगा आपका एनपीवीयू। तो मैंने जब क्वेश्चन समझाया था बोला भी था इसका ध्यान रखना है, पर करते हुए मैंने ध्यान रखा नहीं। 63.78 फिर गलत कर दिया मैंने, माय गॉड, हद होगी गलती की। डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग लेनी है ना, टैक्स रेट कितना है 30%, फैक्टर फिर से गलत। $5.650, माफ करिएगा जी, मैंने सीधा डेप्रिसिएशन ले लिया। डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग लेनी है, लिखते ही अंदाजा हो गया कि गलत हो गया। सो 172.53, 42.375 माइनस 250, 35.095 नेगेटिव। सो कैलकुलेशन मिस्टेक था, वो ठीक हो गया। क्लियर है जी। सो डेप्रिसिएशन क्योंकि 10 साल में है, सो आप कैश फ्लोज में सीधा एडजस्ट नहीं कर सकते ना। कैश फ्लोज पे तो 20 साल का फैक्टर लगना है, तो डेप्रिसिएशन की हमने टैक्स सेविंग ले ली। अब ये बच्चे कैपिटल बजटिंग का पॉइंट है ना, तो जिसको कैपिटल बजटिंग क्लियर है उसको पता लग गया। ओके, अब सेकंड में टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट निकाल लें। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपका लोन अमाउंट कितना है 150 लाख का, वो कह रहा था आप लोन लेंगे, बिल्कुल ठीक। तो 150 लाख का लोन, उस पे ब्याज का रेट कितना है 6%। 150 लाख का लोन, ब्याज का रेट 6%, ठीक है। टैक्स का रेट कितना है 30%। 150 लाख का लोन, 6% ब्याज का रेट, टैक्स रेट 30%, इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, किस पे, केडी बिफोर टैक्स। क्वेश्चन ने आपको केडी आफ्टर टैक्स दिया है, तो ये हमें नहीं चाहिए होता, पर हमें इसका बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा। तो केडी आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं, तो केडी बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू केडी आफ्टर टैक्स। तो केडी बिफोर टैक्स वाला कैसे निकलेगा, 5.6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3, 8%। तभी जो नीचे फैक्टर दिए हुए थे 8% के दिए हुए थे, ये देखो 15 साल का फैक्टर, हमें ये चाहिए था ना, ये सिंगल फैक्टर दिया, हमें ये चाहिए क्यूमुलेटिव एन्युटी फैक्टर 8.559। सो 8% हो रहा है, 8% कॉमा 15। सो 150 लाख का लोन पे 6% ब्याज, 30% टैक्स, 2.7 इंटू कितना था वो फैक्टर 8.559।
23.11 23.11 क्लियर है जी, लैक्स। तो एनपीवी या एपीवी, एनपीवीयू कितना आया था -35.095 प्लस 23.11, तो ये स्टिल नेगेटिव ही है जी। सो ये -11.985। चेक करें इंस्टीट्यूट से टैली हुआ। इंस्टीट्यूट ने बच्चे दो आंसर दिए हैं, एक बहुत ही घटिया आंसर है और नीचे ये वाला भी दिया हुआ है। आपने यही करना है, उनके बाद छोड़ो, वो दो हर चीज के दो आंसर बनाएंगे। तो ये वाला भी दिया हुआ है, टेंशन ना लो, ठीक है ना। सो अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, मन में सवाल आएगा कि सर इंटरेस्ट रेट ही केडी बिफोर टैक्स नहीं है, तो इस पे बड़े अच्छे से चर्चा हो रखी है बच्चे। केडी होता है डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट होता है मार्केट रेट, वाईटीएम, और ये केडी आफ्टर टैक्स दिया हुआ है सवाल में ना, तो हमें इसी को बिफोर टैक्स करके बनाना पड़ेगा। तो आफ्टर टैक्स हमें नहीं चाहिए होता, मैंने भी यही बोला था, आफ्टर टैक्स हमें नहीं चाहिए होता, हमें इसका बिफोर टैक्स चाहिए। सो कूपन रेट को डिस्काउंट रेट तभी लेते होते हैं जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। बॉन्ड वैल्यूएशन याद करो, इंटरेस्ट रेट कूपन रेट इज टेकन एज डिस्काउंट रेट ओनली इफ मार्केट रेट इज नॉट गिवन। क्योंकि मार्केट रेट दिया हुआ था तो हमें उसी को बिफोर टैक्स करके बनाना पड़ा। सो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, लिखिए इसको जल्दी। सो जिन्होंने मैक्सिमम ने बच्चे एपीवी नहीं किया हुआ था, बिकॉज ये फाइनल में कुछ जिक्र नहीं था कि एपीवी है कि नहीं है, बस इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग है, अब उसमें जो मर्जी आ जाता है, क्या कर सकते हैं। अब आप कर सकते हैं अगर दोबारा आएगा तो। और इसमें ये ईयर्स का ध्यान रखना है, मैंने पढ़ते हुए भी बोला था, करते हुए मैंने भी मिस्टेक करी, ठीक है ना। ईयर्स का ध्यान रखना है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, चलिए। सो इससे हमारा बच्चे एपीवी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। चलिए बच्चे, सो एपीवी हो गया। अब ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन पेपर में आया एपीवी का, किस एंगल से इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का सम है। बस रुपये की जगह डॉलर लिखने से ये इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग थोड़ा हो जाता है, ये चीटिंग है बच्चे, ये कैपिटल बजटिंग का सम है। वो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के नाम पे आपसे जो मर्जी पूछी जा रहे हैं, ठीक है ना। अब पूछा है तो हमें भी कराना पड़ेगा, सो हमने एपीवी आपको पूरा करा दिया। अब दोबारा आएगा तो आप कर सकते हैं। रिसेंट एग्जाम्स में और भी क्वेश्चन इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के आए हैं जो डिस्कशन के लायक हैं। बच्चे जो सिमिलर क्वेश्चन आए हैं वो नहीं हम डिस्कस करेंगे ना, वो तो हमें आते हैं, वो तो क्लासेस में 100 क्लास लगा रखी है, सो वो तो सब आता है। ये वो है कि जहां मुझे कुछ नई बात दिखती है, वो इन क्लासेस में सिर्फ उन क्वेश्चंस की चर्चा होगी जहां हमें कुछ नई बात दिखेगी, पुरानी बातों की इन क्लासेस में चर्चा नहीं होगी। आइए, सो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग को ही पहले खत्म करते हैं। सो ये हमने नवंबर 20 का सम किया। जैन 21 के न्यू कोर्स में 2 क्वेश्चन आ गए इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग से। ये देखो, जैन 21 न्यू कोर्स और जैन 21 न्यू कोर्स। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जनवरी 21 का। सर इसमें क्या आपको नया नजर आया? कुछ खास नहीं था, ये पॉइंट हमने किया हुआ था, बट चलो मुझे लगा करा देना चाहिए क्लास में एक बार। इसमें नया पॉइंट कोई नहीं, जैसे एपीवी तो एक इंटायरली नई चीज आ गई ना, इसमें नया पॉइंट कोई नहीं था, पर हाँ क्वेश्चन था तो मैंने कहा कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल, ये प्रॉपर इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का सम है जो हमने पढ़ा हुआ है, टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 1,65 लाख इन लैटिन अमेरिका। सो इंडियन कंपनी यूएस में इन्वेस्ट करेगी। द प्रोजेक्ट विल हैव अ लाइफ ऑफ 5 years. Current spot exchange rate is $1 is equal to ₹72. All investments and revenue will occur in US dollar. वो तो है ही है। अब US डॉलर में प्रोजेक्ट करेंगे तो सारे रेवेन्यूज और कॉस्ट किस में आएंगे? US डॉलर में ही आएंगे। The US dollar and INR risk free rates are 8% and 12% respectively. US डॉलर और इंडिया का रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है। The following cash flows is expected from the project. 5 साल के कैश फ्लोज सीधा दिए हुए हैं, तो आपको कोई मेहनत नहीं करने की जरूरत है, और यूएस डॉलर में कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अज्यूम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज 14%। ओके, ये सिमिलर क्वेश्चन अपना क्लास में किया हुआ है,
मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इधर देखिए जरा, ये सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुक में था। तो ये अपनी क्लास बुक है, बहुत ही गंदी हुई पड़ी है क्योंकि सारे क्वेश्चन क्लास में कराए थे। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 198। सारा कुछ ही सेम था, सारा कुछ ही सेम था। आप कंपेयर कर लीजिए, बस यहां 20 लाख है तो यहां 30 लाख है, यहां 25 लाख है, 1.5 गुना कैश फ्लोज कर दिए गए। 30 लाख का 45 लाख, 40 लाख का 60 लाख, 50 लाख का 75 लाख। यहां भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, ये देखो 14%। यहां भी रिक्वायर्ड रिटर्न 14%। एक्सचेंज रेट, क्योंकि सवाल नया था तो एक्सचेंज रेट चेंज करना पड़ा। और ये देखो रिस्क फ्री रेट यूएस का 8, इंडिया का 12। यहां भी देखो रिस्क फ्री रेट यूएस का 8 और इंडिया का 12। सारा कुछ सेम था। ये क्वेश्चन अपना क्लास में किया हुआ था। ओके, फिर क्यों करा रहे हैं, इधर देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच। तो फॉरेन करेंसी अप्रोच क्या होता है, कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी, डिस्काउंट रेट इन फॉरेन करेंसी। अब डिस्काउंट रेट तो सवाल में दिया हुआ है 14%, तो हमने क्लासेस में बताया हुआ है कि ये होम करेंसी का मानना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज तो सवाल बड़ा सिंपल हो जाएगा कि आपको फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज दिए हुए हैं, अगर आप कहें कि 14% फॉरेन करेंसी का डिस्काउंट रेट है, फिर तो कैलकुलेटर चलाने के नंबर है। पर हमने क्लास में बताया था कि आप इसको होम करेंसी का मान के फॉरेन करेंसी का डिस्काउंट रेट निकालेंगे। वो भी रिव्यू कर लेते हैं हम कैसे निकालते थे, किया हुआ है क्लास में। सेकंड पार्ट देखो, उसने इसी क्वेश्चन में एक नई चीज पूछ ली, व्हाट विल बी द इंपैक्ट इफ देयर इज विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ 10%। तो विदहोल्डिंग टैक्स वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है कि जब आप पैसा घर लेके आएंगे, डॉलर्स इंडिया में लेके आएंगे, 10% आपका टीडीएस कट जाएगा, टैक्स वहां पे करना पड़ेगा। तो उसी क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के उसने दोबारा पूछ लिया। सो पहला पार्ट तो अपना सिमिलर किया हुआ था, दूसरे पार्ट में विदहोल्डिंग टैक्स। और ऐसा नहीं है कि हमने विदहोल्डिंग टैक्स नहीं किया हुआ, हमारा विदहोल्डिंग टैक्स भी क्लास में किया हुआ है। बट देखो सिमिलर क्वेश्चन और उसमें एक नई चीज। तो आइए पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब शुरू किया है तो फिर तो पूरा ही करेंगे, फर्स्ट पार्ट भी करेंगे और थोड़ा सा रिवाइज ही हो जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। पेज नंबर है हैंडआउट का कौन सा, मैं पेज नंबर लिख दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। पेज नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 2 और पेज नंबर 18। क्लियर है? आइए जी, तो पहले आपको फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट रेट इन फॉरेन करेंसी। सो ये नया क्वेश्चन नहीं था, किया हुआ था। तो कैसे निकालते थे याद करो, हम कहते थे 1 प्लस इंडियन डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन इंडिया इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम। याद करो हम लॉजिक देते थे कि प्रोजेक्ट का रिस्क इंडिया और यूएस में सेम ही होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इंडिया का रिस्क फ्री रेट 12 है और इंडिया का डिस्काउंट रेट 14 है, तो इंडिया में रिस्क प्रीमियम 2 है, तो यूएस में भी रिस्क प्रीमियम 2 होना चाहिए। तो अगर मोटा मोटा आंसर निकाल लें, यूएस का रिस्क फ्री रेट 8 है तो उसमें 2% रिस्क प्रीमियम जोड़ दो तो यूएस का डिस्काउंट रेट 10 आना चाहिए, पर वो 10 नहीं होएगा, कंपाउंडिंग की फॉर्म में होता है। सो इंडियन डिस्काउंट रेट 14%, इंडियन रिस्क फ्री रेट 12% इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम। तो यहां से हम 1 प्लस रिस्क प्रीमियम निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर नहीं चलाना। तो ये प्रोजेक्ट का रिस्क प्रीमियम आ गया। और अगर कुछ नहीं लिखा तो प्रोजेक्ट चाहे इंडिया में करो चाहे यूएस में, प्रोजेक्ट का रिस्क प्रीमियम सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 प्लस यूएस डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन यूएस इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम। और 1 प्लस यूएस डिस्काउंट रेट तो निकालना है। यूएस का रिस्क फ्री रेट कितना है 8%, और यूएस का रिस्क प्रीमियम, प्रोजेक्ट का रिस्क प्रीमियम ये हम निकाल चुके हैं, उसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। तो यूएस डिस्काउंट रेट कितना आ गया, सो 1.08 इंटू 1.14 डिवाइड बाय 1.12 माइनस 1 इंटू 100 9.93। मोटा मोटा 10 आता है, पर मोटा मोटा नहीं, प्रिसाइज चाहिए होता है, तो प्रिसाइज आ रहा है 9.93%।
सो आइए सब पॉइंट ए, फॉरेन करेंसी अप्रोच। अब तो बहुत सिंपल है। फॉरेन करेंसी अप्रोच में क्या होता है? फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड यूजिंग फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट एंड एनपीवी इज कैलकुलेटेड इन फॉरेन करेंसी। सच एनपीवी इज कन्वर्टेड इनटू होम करेंसी यूजिंग द स्पॉट रेट। ठीक है ना, ये प्रॉपर कैपिटल बजटिंग का सम है। आइए जी, ईयर कैश फ्लोज लैक्स में कर लें। यस, डिस्काउंट रेट या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 9.93%। सो कैश फ्लोज दिए हुए हैं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन में बताया था, दिक्कत सिर्फ एक ही है कि 14% बताया नहीं होता कि इंडिया का है कि यूएस का, तो हम इसको बाहर का इंडिया का ही मानते हैं ताकि यूएस का निकालना पड़े। सो 30, 37.5, 45, 60, 75, 0.910, 0.827, 0.753, 0.685, 0.623. So 30 into 0.910, 27.3, 37.5 into 0.827, 31.01, 45 into 0.753, 33.89, 60 into 0.685, 41.10, 75 into 0.623, 46.73. सो ये आपके डॉलर्स। सो पीवीसीआई $180.03। तो पीवीसीओ इनिशियल आउटफ्लो कितना था? 165 lakhs, है ना। सो एनपीवी आ गई आपकी डॉलर 15.03 lakhs, पर ये तो फॉरेन करेंसी में आई। अब एनपीवी इन रुपीज निकालना होता है, स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करके, अच्छे से सीखा हुआ है क्लास में। फॉरेन करेंसी अप्रोच, स्पॉट रेट है 72, तो रुपीज 1082.16 lakhs, 1082.16 lakhs। सो क्वेश्चन पूछा था वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, hence project should be accepted. NPV is positive, hence project should be accepted. क्लियर है? सो ये तो किया हुआ था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बी, वो कह रहा था अब मान के चलो विद होल्डिंग टैक्स है 10%, इफ देयर इज withholding टैक्स ऑफ 10%, तो क्या होता है कि जब आप ये 180.03 इंडिया में लेके आएंगे तो आपका 10% टीडीएस कट जाएगा, बस इतना सा ही फर्क पड़ेगा। सो पीवीसीआई कितना है? 180.03, है ना। यस, इसमें से विदहोल्डिंग टैक्स माइनस कर दो, और ये पड़ा हुआ है हमने 18। सो नेट पीवीसीआई कितना? $160। अब ये प्रोजेक्ट नॉट वायबल है। पीवीसीओ कितना है? 165। सो आपकी एनपीवी ही नेगेटिव हो गई है, 2.97 नेगेटिव। सो अगर एनपीवी इन रुपीज निकालना हो तो ये डॉलर्स में है,
2.97 माइनस में इंटू 72, सो माइनस 213.84 रुपीज. सो नाउ द प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल. सो अगर 10% विद होल्डिंग टैक्स है, जब आप घर पे पैसा लेके आएंगे तो ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है. तो उसने वही क्वेश्चन दोबारा पूछा और उसमें विद होल्डिंग टैक्स डाल दिया, पर ये कोई मुश्किल नहीं था. हमने विद होल्डिंग टैक्स किया हुआ है. बड़े सारे क्वेश्चन हमने कैपिटल बजटिंग के किए हुए हैं जहां विद होल्डिंग टैक्स अपना पड़ा हुआ है. चलिए लिख लीजिए इसको. पॉज करिए, ऊपर करेंगे. पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए. चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा. क्लियर है? रीसेंट पेपर्स, इसी पेपर में ही एक और कैपिटल बजटिंग का सम आया. सर कोई नई बात थी? नहीं, नई बात नहीं थी, पर सम नया था. सो क्योंकि सम नया था तो हम करना चाहेंगे. सिमिलर क्वेश्चन बुक में था, थोड़ा सा अलग तरीके से था, पर था. पर मैं एक बार पहले Jan 21 का क्वेश्चन पढ़ लूं. देखो, एक ही पेपर में दो क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग के डाल दिए और नवंबर 20 में भी आया. ठीक है ना? आइए जी, नेक्स्ट देखते हैं. अरे ये क्या खुल गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 1. सो ये सिमिलर क्वेश्चन एज इट इज नहीं था, पर इसके जैसा सवाल था, दिमाग वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा. सो ध्यान से पढ़िएगा. अ प्रपोज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ प्लांट विद एन एनुअल आउटपुट ऑफ 1 मिलियन यूनिट. तो फॉरेन में एक प्लांट लगाएंगे, एनुअल आउटपुट होगी 1 मिलियन यूनिट्स की. एंटायर प्रोडक्शन विल बी एक्सपोर्टेड एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ $10 पर यूनिट. तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सो कैश फ्लोज आपसे निकलवाएगा. ठीक है? एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज, डॉलर कॉस्ट ऑफ लोकल प्रोडक्शन इज इक्वल टू $6 पर यूनिट. सो सेलिंग प्राइस है $10 और वेरिएबल कॉस्ट है $6 पर यूनिट. डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 10% और 15%. वो कह रहा है दो सिचुएशन है, या तो डॉलर 10% से डिक्लाइन करेगा या 15% से डिक्लाइन करेगा. द चेंज इन लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द एक्सपेक्टेड करंट लेवल विल बी एज फॉलोस. डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ $, या तो $, में कोई चेंज नहीं होगा, या 10% डिक्लाइन करेगा, या 15%, जैसे ऊपर लिखा था. अगर ऐसा होता है, पहले तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? $, में कोई चेंज नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4. $, में 10% डिक्लाइन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4. और $, में 15% डिक्लाइन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2. और अगर ऐसा होता है रिडक्शन इन लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अपनी लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज आएगा. अगर $, में कोई बदलाव नहीं है तो लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं है, वो ₹6 ही रहेगी. अगर $, में 10% डिक्लाइन आता है तो लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0.30 से कम हो जाएगी, यानी कि 5.7 हो जाएगी. और अगर $, 15% से गिरता है तो अपने को 0.15 एडिशनल रिडक्शन मिलेगा. मतलब यहां से फर्दर 5.55 हो जाएगी. 5.7 माइनस 5.55 हो जाएगी. क्लियर है? ठीक है सर. The plant at the current rate of exchange will have a depreciation of $1 million annually. ये उसने घटिया काम किया. करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर डेप्रिसिएशन है 1 मिलियन. चलो, assuming local tax rate is 30%, you are required to find out annual cash flow after taxes FCFF under all the different scenarios of exchange rate. So 3 scenarios हैं, तीनों में CF80 निकालना है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ CF80 assuming no repatriation of profit.
तो वो तो CF80 इंटू प्रोबेबिलिटी करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ CF80 भी आ जाएगा। Viability of the investment proposal, assuming an initial investment of $25 million on the plant and working capital with a required return of 11%, and on the basis of CF80 arrived under option 2. CF80 will grow at 3% per annum perpetuity. वो कह रहा है जो भी CF80 आपने सेकंड पार्ट में निकाले हैं वो 3% परपेचुटी से ग्रो करेंगे, मतलब परपेचुअल लाइफ है। अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ये तो फिर से ये कैपिटल बजटिंग का सम है, इसमें इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के नाम पे बस रुपये की जगह डॉलर है। जहां आप होम करेंसी अप्रोच, फॉरेन करेंसी अप्रोच नहीं लगा रहे ना, तो समझ लो ये कैपिटल बजटिंग का सम है। सो इंस्टीट्यूट चीटिंग कर रहा है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के नाम से हमसे कैपिटल बजटिंग के सम पूछे जा रहे हैं। तो भाई सीधा बोल दो ना, मैं पूरा कैपिटल बजटिंग पढ़ा देता हूं 15 लेक्चर लगा के, पर ना वो कह रहा कैपिटल बजटिंग सिलेबस में नहीं है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग है, तो मैं डॉलर लगा के जो मर्जी पूछ लूंगा। सही क्वेश्चन वो था सेकंड, जो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का है। अब ये क्वेश्चन भी था बुक में, इधर देखो है सर, ये भी बुक में था। अरे बुक में इतने क्वेश्चन है तो उन्हीं में से कोई आएगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है? कई बार होता है नया आ जाए, ज्यादातर चांसेस तो कम ही होते हैं। और ये रहा, ये देखो, ये 10%, 15%, बिल्कुल सेम सवाल, इधर देखो सेम, सब कुछ सेम। SLM बेसिस $1 मिलियन एनुअली, करंट एक्सचेंज रेट पे $1 मिलियन एनुअली था, सारा कुछ सेम है, डाटा भी सेम है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है? 25 मिलियन, ये देखो 25 मिलियन ऑन द प्लांट एंड वर्क, ये बुक में था ये क्वेश्चन हमारी। तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल सवाल नहीं था, ठीक है। सो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ 12 दिया हुआ है, वहां 11 दिया हुआ है, नहीं तो मेरे पास इसका सोल्यूशन किया हुआ था क्योंकि मैंने क्लास में कराया था, तो ये मैंने वही वीडियो अटैच कर देता। तो ये क्वेश्चन 202 आपके पेपर में है, जो अपनी बुक में बड़े सालों से चल रहा था। अब पेपर में आया तो मैं दोबारा करा देता हूं, अदरवाइज इसको कराने की जरूरत है नहीं। चलिए फिर भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो जो जिसने 202 क्लास में अच्छे से किया हुआ है वो ये सवाल स्किप कर दे, उसको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 202 कर लो जाके अपनी नॉर्मल बुक का 202, ठीक है ना। बट जिसने 202 क्लास में नहीं अटेंड किया हुआ वो यहां से कर ले। अब आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर हैंडआउट का कितना है? 17। तो सब पॉइंट ए, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल CF80, बिल्कुल सेम सवाल, बस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेंज है, नहीं तो मैं वही वीडियो आपको चिपका देता। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल CF80 3 सिनेरियो में निकालना है जी, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, और सिर्फ वर्किंग कैपिटल, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट ही चेंज हो रहा है, बाकी सब तो सेम ही है। सो एनुअल सेल यूनिट्स में, अब चाहे आप सिनेरियो 1 में है, 2 में है या 3 में, एनुअल सेल तो 1 मिलियन ही है, 10 लाख पहली लाइन में लिख दिया था उसने। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, CF80 कैसे निकालते हैं? पहले EBIT माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, चाहे जेड़ा मर्जी सिनेरियो हो, सेलिंग प्राइस सेम ही है, कितना? $10। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसमें अंतर है। सिनेरियो 1 में अगर डॉलर के रेट में कोई चेंज नहीं होता तो 6 है, अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो 0.3 रिडक्शन है, रिडक्शन इन लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 5.7, और फिर फर्दर 0.15 यानी कि 5.55। सो ये होता है कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन, या EBIT बोल सकते हैं, इंटरेस्ट तो है नहीं सवाल में। B माइनस C पर यूनिट 4, 4.3, 4.45। टोटल EBIT A इंटू D, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 लाख, 43 लाख, 44,50,000 है ना, माइनस डेप्रिसिएशन। बच्चे तो CA इंटर का क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग का। डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 25 मिलियन ऑन प्लांट एंड वर्किंग कैपिटल,
है ना, और लाइफ कितना, अच्छा नहीं डेप्रिसिएशन दी हुई है। प्लांट, ये पॉइंट अच्छा था, प्लांट एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज विल हैव $1 million एनुअली। करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पे 10 लाख डेप्रिसिएशन है। सेकंड सिनेरियो था कि एक्सचेंज रेट 10% कम हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन भी 10% कम हो जाएगी। ये था पॉइंट, अपने क्वेश्चन में भी था। 15% कम होगा तो डेप्रिसिएशन भी 15% कम हो जाएगी। बस यही एक पॉइंट था। चेक करें, ये अपने सवाल में था ये पॉइंट जो अपना क्लास में कराया हुआ था। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एट द करंट रेट, सेम ही क्वेश्चन छापा है उसने, ठीक है ना, बिल्कुल था। सो आइए 30 लाख, 34 लाख, 44 लाख 50,000 माइनस 850, 36 लाख। क्लियर है? माइनस टैक्स, बस वहां हमारे सवाल में टैक्स 40 था, यहां 30% है। सो 9 लाख, 10,80,000, 10,20,000। मैं फिर कह रहा हूं, जिसने क्वेश्चन नंबर 202 क्लास में अच्छे से किया हुआ है उसको इस सवाल की जरूरत नहीं है, वो वीडियो ना देखे। जिसने नहीं किया होगा या जो वेला है वो देखता रहे। कई तो मजे के लिए देखते हैं कि चल कोई काम नहीं है, वैसे ये मजे के लिए कोई नहीं देखता, बहुत बोरिंग होते हैं। प्लस डेप्रिसिएशन 10 लाख, 9 लाख, 8,50,000, तो ये आ गई जी आपका पहला पार्ट CFAT। CFAT 31 लाख, 33,70,000 और 32,80,000। सो ये मैंने उनके लिए कराया है जिन्होंने क्वेश्चन 202 क्लास में नहीं किया हुआ। जिन्होंने किया हुआ है उनको ये आता है। बी पार्ट में क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ CFAT, तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, CFAT आ चुके हैं। सो क्या मुश्किल है बताओ? तो लोग कहते हैं जैन 21 का पेपर बड़ा मुश्किल था। मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, दोनों बुक से ही आए थे, कोई मुश्किल नहीं थे, है ना। सो 31 लाख होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। 32,80,000 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। 33,70,000 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। सो 31 लाख इंटू 0.4, 32,80 इंटू 0.4, 33,70 इंटू 0.2, $32,26,000। और थर्ड पार्ट में कह रहा है वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट बताओ। अब प्रोजेक्ट की लाइफ नहीं है ना, तो परपेचुअल लाइफ है और 3% ग्रोथ रेट है, तो C डिवाइड बाई R माइनस डी, K डिवाइड बाई R माइनस डी, बहुत किया हुआ है वैल्यूएशन में, बहुत किया हुआ है परपेचुअल, ये ग्रोइंग परपेचुअलिटी है। वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, तो NPV निकालना है बस, और क्या है? PVCI। सो जो भी आपके कैश फ्लोज हैं 32,26,000, ये हर साल 3% पे ग्रो करेंगे, डिवाइडेड बाय R माइनस डी। R कितना है? 11% माइनस 3%। और जिसको ये नहीं आता वो क्लास यहीं पे बंद कर दे, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है। 41534750 माइनस PVCO 25,250,000, 25 million, yes. So 165,34750 NPV. So project is viable. So ये क्वेश्चन नया नहीं था, सिर्फ उनके लिए कराया गया इन्होंने 202 नहीं किया हुआ। कई बार क्या होता है, मैं उसको होमवर्क में दे देता था जब फेस टू फेस बैचेस चलते थे। जो भी ऑनलाइन बैचेस है वहां तो 100% चर्चा क्लास में, कोई होमवर्क देते हैं, होमवर्क पूरा देते हैं, अगले दिन पूरा क्लास में करा देते हैं। सो जिन्होंने ऑनलाइन बैच लिए उनको तो 202 किया हुआ है, जिन्होंने फेस टू फेस बैच पुराने लिए हुए हैं कभी कभार ये होमवर्क में दे दिया जाता था, इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए
सो ऑनलाइन वालों को तो दिक्कत ही नहीं है, होमवर्क मिलता है, बहुत मिलता है, पर अगले दिन हम पूरे का पूरा होमवर्क क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। तो ऑनलाइन वालों ने तो ये क्वेश्चन किया हुआ है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए। चलिए जी, तो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। सो ये था बच्चे आपका इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, जो रीसेंट एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बाकी और भी क्लासेस में और भी कॉन्सेप्ट, पहले मैं फॉरेक्स ही सारा कराऊंगा बिकॉज इसी में ही ज्यादा चीजें नहीं पूछी गई हैं। अभी और भी हैं फॉरेक्स में, सो बाकी बातें अब आगे देखते हैं। ठीक है, ओके जी, ये क्लास यही खत्म करते हैं।